हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और नया टॉपिक क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या फिर हम बोले तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अभी तक हमने फ्रूट पढ़ा, वेजिटेबल पढ़ा। अब फ्रूट वेजिटेबल और फ्लोरिकल्चर में थोड़ा सा एक दो पार्ट हम देखेंगे, जिसमें रोज और ग्लेडियोलस क्राइसेंथेमम हम 2-3 फ्लावर ग्लोब और गार्डन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, गार्डन और लॉन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, 2-3 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। इसके अंदर हमें क्या चीज़ देखनी है? सबसे पहले तो समझते हैं कि पीएचएम और पीएचटी होता क्या है। एक होता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, एक होता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक क्या होता है? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, एक होता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। ठीक है, तुड़ाई के बाद प्रबंधन। ठीक है, पोस्ट मतलब बाद में, हार्वेस्ट मतलब तुड़ाई बोल सकते हैं हॉर्टिकल्चर के सेंस में। तो तुड़ाई के बाद प्रबंधन और तुड़ाई के बाद तकनीक। ये क्या हो गया? तकनीकी। तुड़ाई के बाद तकनीकी। ठीक है, दो शब्द है। आप पढ़ते हो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होता है। समझते हैं दोनों चीज़ों को। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आप क्या लगाएंगे? तकनीक लगाएंगे। तकनीक जैसे कि मान लो आपका क्या है? फ्रूट गुआवा। ठीक है, गुआवा से आप बनाओगे क्या? जेली। तो गुआवा से जेली बनाने में क्या यूज होगी? यहाँ पे तकनीक। क्या यूज होगी? तकनीक। आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, कुछ मशीन यूज करोगे, उसका पल्प निकालने के लिए मशीन यूज करोगे, है ना, जो भी मेथड आप यूज करोगे वो हो जाएगी तकनीक। समझ में आया? आपने जाम लिया, गुआवा लिया, उसको मशीन के अंदर डाला, वहां से उसका पल्प निकाला। ठीक है, उसके बाद जिस भी मेथड से आपने क्या बनाई? जेली। तो ये हो जाती है तकनीक। ठीक है, इसमें मोस्टली जो है तकनीक मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट का यूज होगा, कोई ना कोई यहाँ पे यंत्र का यूज होना है। मैनेजमेंट का मतलब हो गया, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। जैसे कि मान लो किसी भी चीज में समझ सकते हैं कि आपको सुबह उठने से लेकर शाम की सोने तक का आपने अपने पूरे दिन को कैसे मैनेज किया। ठीक है, कि आपने सोचा कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू करेंगे और शाम की 10 बजे तक पढ़ेंगे। लेकिन क्या हुआ कि आप 4 बजे उठने का सोचे, आप उठे ही 8 बजे। तो आपका क्या बोलोगे? अरे यार, आज पूरे दिन भर का मैनेजमेंट खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? कि हम टाइम पे उठ नहीं पाए। तो मैनेजमेंट क्या होता है? जस्ट किसी चीज को प्रॉपर तरीके से रखना। जैसे रूम को बिल्कुल एकदम क्लीन रखना, नीट एंड क्लीन सजा के रखना, बुक्स एक तरफ अच्छे से जमा के रखना, दैट इज मैनेजमेंट। ठीक है, जिससे कि क्या हो? मैनेजमेंट से क्या होगा? मैनेजमेंट से ड्यूरेबिलिटी या जो लंबे समय तक, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम तक हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं या ड्यूरेबिलिटी उसकी बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो एक बुक है, बुक या कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, बुक या एनीथिंग एल्स जो भी आप मार्केट से खरीद के लाते हो। जैसे कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन को आप अच्छे से कवर वगैरह अच्छे से लगा के प्रॉपर तरीके से रखोगे, उसको प्रॉपर मैनेज करके रखोगे, तो आपका 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। आपने उसका कवर नहीं लगाया, ऊपर से ग्लास नहीं लगाया, कहीं पर वो गिर गया तो टूट जाएगा। तो क्या बोलोगे? अरे यार, काश में क्या करता, कवर लगा के रखता, इसको प्रॉपर तरीके से रखता तो ये लंबे समय तक चलता। मैनेजमेंट का मतलब यही है कि उसको इस तरीके से रखना ताकि उसको हम ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ कर सकें, दैट इज मैनेजमेंट। और तकनीकी उस चीज़ को बनाने के लिए। पोस्ट मतलब तोड़ने के बाद उसके फॉर्म को चेंज, यहाँ क्या हो रहा है? टू चेंज फॉर्म। यहाँ क्या हो रहा है? फॉर्म चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे जाम से हमने क्या बना दी? जेली। तो जाम से जेली बनाने के लिए जो तकनीक यूज़ की है वो टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और उस जेली को इस तरीके से फॉर्म में, उस मतलब जाम के फॉर्म में हम, जैसे जाम, यहाँ पे देखो, जाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 दिन आप रख सकते हो, खराब हो जाएगा। लेकिन जो जेली को आप 30 दिन तक 60 दिन तक रख सकते हो, खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसके फॉर्म में हमने चेंज कर दिया तो वो लंबे समय तक रह सकता है। इसमें कई सारे प्रिजर्वेटिव वगैरह यूज हम करते हैं। तो ये था मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं प्रिजर्वेटिव्स या प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्या बात करेंगे हम? प्रिजर्वेशन की बात करेंगे कि फ्रूट और वेजिटेबल को तोड़ने के बाद हम कैसे उसको लंबे समय तक रखते हैं, कैसे लंबे समय तक रख पाते हैं। जैसे आपने अचार सुना होगा, मार्केट से आप खरीद के लाते हो, 2 महीने 3 महीने तक आप उसको आराम से खाते रहते हो, खराब नहीं होता है। तो वो क्यों, कैसे? उसमें क्या, उसमें प्रिजर्वेटिव हम बोल सकते हैं संरक्षण जो है, संरक्षित कैसे उसको हम रख पाते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो प्रिजर्वेशन की बात करें, संरक्षण की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? फ्रूट एंड वेजिटेबल की। देखो, अगर मान लो तोड़ने के बाद हम उसको मैनेज नहीं करते हैं, ठीक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल को अगर हमने तोड़ कर घर पे लिया है और उसको अगर मैनेज नहीं करते हैं तो लगभग फ्रूट एंड वेजिटेबल से 30 से 40% लॉस होता है, याद रखना। ठीक है,
अगर हम उसको क्या करते हैं बिना मैनेजमेंट के लगते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल को, तो कितना 30%, ठीक है। तो याद रखना जो हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल जो है अगर प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो, अगर प्रॉपर क्या हो मैनेजमेंट ना हो, सही प्रबंधन ना हो, सही प्रबंधन ना हो, तो कितना लगभग 30 से लेके 40% तक का क्या हो जाता है, लॉस, हानि होता है उसके अंदर, ठीक है। फ्रूट और वेजिटेबल को, फल और सब्जी को आप तोड़ के घर पे लेके आए, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से आपने मैनेजमेंट नहीं किया, उसका अच्छे से रख रखाव नहीं किया, तो लगभग तोड़ने के बाद पोस्ट हार्वेस्ट के बाद कितना 30 से 40%। याद रखना कब, फ्रूट एंड वेजिटेबल को पीएच पोस्ट हार्वेस्ट मतलब तोड़ने के बाद अगर उसको प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया गया तो लगभग 30 से 40% तक लॉस होता है। अब इसमें अलग अलग कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जैसे वेजिटेबल की बात करें, वेजिटेबल की, सब्जियों की बात करें, तो सब्जियों में जो लॉस होता है वो किसके कारण होता है, वो बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। जो लॉस होता है, लॉस ड्यू टू बैक्टीरिया, सब्जियों में जो लॉस होता है वो जीवाणु की वजह से। याद रखना किसकी वजह से, जीवाणु की वजह से हानि होती है। कितनी प्रतिशत हानि होती है, तो याद रखना लगभग 35 to 38% तक हानि होती है, ठीक है। लॉस ड्यू टू बैक्टीरिया वेजिटेबल के अंदर जो हानि होती है तोड़ने के बाद, पोस्ट हार्वेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तोड़ने के बाद, ठीक है। लॉस ड्यू टू बैक्टीरिया आफ्टर पोस्ट हार्वेस्ट मतलब बोल सकते हैं बैक्टीरिया पोस्ट हार्वेस्ट में जब लॉस होता है बैक्टीरिया के द्वारा, और बैक्टीरिया भी कौन सा, याद रखना बैक्टीरिया भी कौन सा, तो याद रखना बैक्टीरिया में जो है सॉफ्ट रॉट बैक्टीरिया की वजह से, सॉफ्ट रॉट जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से। नाम क्या है उसका, इरविनिया क्रोटोवेरा, नाम क्या है, नाम भी लिख लो, इरविनिया क्रोटोवोरा जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से, इसके कारण सबसे ज्यादा लगभग 35 से 38% वेजिटेबल में लॉस होता है। क्लियर है, पोस्ट हार्वेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तोड़ने के बाद जितना भी हम पढ़ रहे हैं पोस्ट हार्वेस्ट। दूसरा अगर हम फ्रूट की बात करें, फल की बात करें, फ्रूट्स की, फल के अंदर जो लॉस होता है, लॉस हानि होती है ड्यू टू, वो होता है फंगस की वजह से। देखो फ्रूट्स के अंदर किसकी वजह से होती है, कवक की वजह से। कवक की वजह से कितना लॉस होता है, याद रखना ये लगभग होता है 30% तक, लॉस कितना 30% तक होता है। और कवक कौन सा है, वो कवक जो है पेनिसिलिन की वजह से, पेनिसिलिन जो है फंगस, उसकी वजह से फ्रूट के अंदर लगभग 30% तक लॉस होता है। अब देखो सबसे ज्यादा सब्जियों में सबसे ज्यादा मतलब बात करें फ्रूट और वेजिटेबल में सबसे ज्यादा हानि, मतलब बोले कि फल में सबसे ज्यादा हानि किसमें होती है, अगर मैं बात करूं फ्रूट में जो है सबसे ज्यादा लॉस कौन से में होता है, तो पपाया और संतरा में सबसे ज्यादा लॉस होता है। याद रखना सबसे ज्यादा लॉस जो होता है फल के अंदर वो पपाया और संतरा में होता है। सबसे पूछा जाए क्वेश्चन, यहाँ से पूछा जाए कि जो फ्रूट में तोड़ने के बाद, ठीक है, तोड़ने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग के बाद सबसे ज्यादा लॉस किन फलों में होता है, तो पपाया और संतरा के अंदर सबसे ज्यादा लॉस होता है तोड़ने के बाद, ठीक है। वेजिटेबल की बात करें, वेजिटेबल सबसे ज्यादा सड़न लगती है, सबसे ज्यादा सड़न मतलब क्या हो जाता है उसमें, रोट, ठीक है, सबसे ज्यादा रोटिंग होती है, मतलब सबसे ज्यादा सड़ने वाली सब्जी कौन सी है, तो फूल गोभी जो है कॉलीफ्लावर, वो बहुत जल्दी सड़ जाती है, खराब हो जाती है कॉलीफ्लावर, ठीक है। कॉलीफ्लावर जो है तोड़ने के बाद बहुत जल्दी खराब हो जाती है, सड़ जाती है। तो वेजिटेबल के अंदर बात करो तोड़ने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान तो फूल गोभी में, फल की बात करो सबसे ज्यादा नुकसान पपाया और किसमें होता है, संतरा के अंदर होता है, ठीक है। अब इनसे बचने के लिए क्या क्या हम उसको कैसे प्रिजर्व करें, तोड़ने के बाद हमें इनको लंबे समय तक कैसे रखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक इनका इस्तेमाल कर सकें, तो बेस्ट तरीका होता है इसके फॉर्म को चेंज कर दो। फॉर्म को चेंज का मतलब जैसे जाम है तो जाम तो हम ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते, उसकी जेली बना लो, ठीक है, उसका जूस बना लो, ठीक है, उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे, जैसे आम का अचार बना लो तो हम 2-3 महीने तक खा लेते हैं, तो उसके फॉर्म को चेंज करके हम उसको लंबे समय तक रख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ बात करते हैं कि मेथड क्या है, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन क्या है, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, या फिर प्रिजर्वेशन होता क्या है, थोड़ा सा ये समझ लिए। हमने बात की यहाँ पे प्रिजर्वेशन की, तो प्रिजर्वेशन होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझो कि प्रिजर्वेशन जो है संरक्षण बोल सकते हैं, ये होता क्या है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है
कि जो फ्रूट हमारा फ्रूट एंड जो वेजिटेबल है, फ्रूट एंड वेजिटेबल है, इसको इसकी क्वालिटी को खराब किए बिना लंबे समय तक स्टोर करना, ठीक है, मतलब कीपिंग लॉन्गर टाइम फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या हो गया कि फ्रूट एंड वेजिटेबल को लंबे समय तक उसकी क्वालिटी को बनाए रखना, उसकी क्वालिटी को खराब किए बिना लंबे समय तक रखना, ठीक है। फ्रूट एंड वेजिटेबल को उसकी क्वालिटी को खराब किए बिना लंबे समय तक रखना प्रिजर्वेशन बोल सकते हैं। या हम बोल सकते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस। हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस का भी मेंशन कर सकते हैं कि फ्रूट एंड वेजिटेबल जो है उसको लंबे समय तक रखना क्या कहलाता है, क्या लिखेंगे, फ्रूट एंड वेजिटेबल। जनरली तो फ्रूट में किया जाता है, बट फ्रूट एंड वेजिटेबल, कीपिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर लॉन्गर टाइम विदाउट डिटोरिएशन इन क्वालिटी, ठीक है, कि फ्रूट और मतलब फल और सब्जियों की गुणवत्ता में हानि पहुंचाए बिना, ठीक है, गुणवत्ता खराब किए बिना लंबे समय तक उसे रखना। क्या आ जाएगा, फल और सब्जियों को उनकी गुणवत्ता खराब किए बिना लंबे समय तक बनाए रखना। लंबे समय तक रखना क्या कहलाता है, प्रिजर्वेशन कहलाता है। ये याद रखना, प्रिजर्वेशन का मतलब क्या हो गया कि क्वालिटी भी खराब नहीं होनी चाहिए और लंबे समय तक हम उसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रिजर्वेशन। अब बात करते हैं मेथड क्या है, प्रिजर्वेशन की मेथड क्या है, कैसे हम करेंगे। मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, ठीक है, संरक्षण की विधि बोल सकते हैं कि कैसे इसको लंबे समय तक हम रखेंगे। तो देखो सबसे पहले मेथड आती है इसमें पाश्चराइजेशन। पाश्चुरीकरण, ठीक है, सबसे पहली मेथड क्या है, पाश्चुरीकरण। पाश्चराइजेशन जैसे हमें मिल्क का भी करते हैं, दूध का भी पाश्चराइजेशन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, कई सारे हानिकारक माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। पाश्चराइजेशन करने से वो जो सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव वो नष्ट हो जाते हैं, ताकि दूध जो है हेल्दी बना रहे, वो किस बॉडी के अंदर नुकसान ना करे और दूध जो है जल्दी खराब ना हो, ठीक है। तो पाश्चराइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो दूध को कितना 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर हीट करना, उसको गर्म करना, ताकि उसके अंदर जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है, जो जीवाणु हैं, जो दूध को जल्दी खराब कर सकते हैं, या फिर दूध खराब होने से या फिर वो जो जीवाणु हैं हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे उसके थ्रू तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे हानिकारक जीवों को नष्ट करना। तो पाश्चराइजेशन कितना टेम्परेचर पर करते हैं, तो याद रखना 85 to 90 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है या गर्म किया जाता है, ठीक है, ऊष्मा दी जाती है या गर्म किया जाता है, ठीक है, गर्म किया जाता है, ठीक है। अब किसको किया जाता है ये कहानी है ना, पाश्चराइजेशन हम तो कर तो रहे हैं, यहाँ पे करना क्या है, फ्रूट और वेजिटेबल के जूस को। हम पाश्चराइजेशन किसका कर रहे हैं, मिल्क का थोड़ी ना कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्रूट एवं जो वेजिटेबल है हमारी, वेजिटेबल का जूस एट फ्रूट मतलब फल एवं सब्जियों का जो जूस है, फल एवं सब्जियों के रस को 85 से 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, ठीक है। याद रखना फल एवं सब्जियों के रस को लगभग कितना 85 से 90 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, यहाँ पर गर्म किया जाता है। 85 से 90 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। एक मिनट ना, 85 से 90 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। इससे होगा क्या गर्म करने पर, याद रखना इससे गर्म करने पर होगा क्या कि जो टू किल हार्मफुल माइक्रोब्स, ठीक है। इससे क्या होगा, हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, नष्ट हो जाते हैं।
तो याद रखना पाश्चुरीकरण क्यों कर रहे हैं? प्रिजर्वेशन के लिए। प्रिजर्वेशन मतलब उसको लंबे समय तक रखना। लंबे समय तक रखने के लिए उसके अंदर जो भी जीवाणु है, हानिकारक जीवाणु, उनको नष्ट करना पड़ेगा। तो जितने भी यहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल जूस के अंदर 85 से 90 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे, ठीक है, कितना, कब तक? याद रखना 30 मिनट तक, लगभग 30 मिनट तक इसको गर्म करते हैं जूस को 85 से 90 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर 30 मिनट तक इसको गर्म करते हैं। तो जो हानिकारक जो जीवाणु होते हैं या जो बोल सकते हैं माइक्रोब्स होते हैं, उसमें जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पहली मेथड हो गई। अगर लंबे समय तक रखना है तो उसमें ये करना जरूरी है। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे सॉरी बच्चों, दूसरा हम करेंगे स्टरलाइजेशन। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे? स्टरलाइजेशन करेंगे। स्टरलाइजेशन में क्या होता है, यहां पर फ्रूट एंड वेजिटेबल को, स्टरलाइजेशन में फ्रूट एवं वेजिटेबल को, फ्रूट एवं जो वेजिटेबल है, फ्रूट एवं सब्जियों को अबाउ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करते हैं, हीट दी जाती है। ठीक है, अब इससे क्या होगा? स्टरलाइजेशन से, स्टरलाइजेशन अब देखो यहाँ पर हम 85 से 90 डिग्री पर रख रहे थे फ्रूट और वेजिटेबल के जूस को, रस को, लेकिन यहाँ पे फ्रूट एवं वेजिटेबल को, यहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल को हम 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं, जिससे इससे क्या होगा? इससे टू किल बेनिफिशियल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। तो इससे क्या होगा? इससे जो हानिकारक और जो लाभदायक है वो सारे के सारे जीवाणु कीटाणु यहाँ पे नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, स्टरलाइजेशन में क्या होगा कि यहाँ पे हानिकारक और जो बेनिफिशियल है वो लाभदायक है बैक्टीरिया वो नष्ट हो जाएंगे। याद रखना यहाँ पे क्या होगा? हानिकारक और बेनिफिशियल, अब इतनी हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, लाभदायक और हार्मफुल दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे स्टरलाइजेशन से। तो इतना ही पूछा जाएगा एग्जाम में कि स्टरलाइजेशन कितने डिग्री टेम्परेचर पर किया जाता है और पाश्चराइजेशन कितने डिग्री टेम्परेचर पर किया जाता है। तो पाश्चराइजेशन जो है 85 से 90 डिग्री या 100 डिग्री से कम, और स्टरलाइजेशन 100 डिग्री पर ज़्यादा भी किया जाता है। क्लियर है? नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे प्री कूलिंग। प्री कूलिंग मतलब ठंडा करना बोल सकते हैं, ठंडा करना। प्री कूलिंग ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्री कूलिंग का मतलब क्या होता है। प्री कूलिंग का मतलब होता है जैसे आपने खेत में से, फील्ड में से सब्जियों को तोड़ा या फलों को तोड़ा, तो फलों को तोड़ने के लाने के बाद घर पे हम क्या करते हैं? उसको पानी के अंदर डीप करके रखते हैं, पानी के अंदर रखते हैं थोड़ी देर, या पानी से वॉश करते हैं, जिससे क्या होती है कि उसके अंदर जो भी हीट होती है, उसके अंदर जो उष्मा होती है वो निकल जाती है। इसको बोलते हैं प्री कूलिंग। तो याद रखना प्री कूलिंग कब करते हैं? तोड़ने के तुरंत बाद, जब हम खेत से उसको वेजिटेबल को घर पे लाते हैं तो वहां पर उसको पानी के अंदर रखा जाता है या पानी के अंदर हम धो लेते हैं, जिसके अंदर उसके अंदर जो हीट होती है, जो उष्मा होती है वो बाहर निकल जाती है। इसको बोलते हैं प्री कूलिंग। ठीक है, प्री कूलिंग का मतलब समझ गए? ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसमें। ठीक है, इसके बाद आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, ठीक है, अब ये भी क्या है? ये भी ठंडा करना ही है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है? प्री कूलिंग का मतलब है कि फील्ड से जो हम तोड़ के लाए हैं वेजिटेबल और जो फ्रूट हमारा है, उनके अंदर ऑब्वियस सी बात है उष्मा होगी। तो जैसे उनको हम पानी के अंदर धोएंगे या पानी के अंदर रखेंगे तो क्या होगा? उसके अंदर जो हीट उष्मा, जो फील्ड हीट थी, जो खेत की उष्मा थी, वो क्या होगी? खत्म हो जाएगी। अब फ्रीजिंग देखो यहाँ पे, अगर मान लो कूलर स्टोरेज पर कर रहे हैं हम, ठीक है, कूलर स्टोरेज पर कर रहे हैं तो कितने डिग्री पर करेंगे? 15 डिग्री सेल्सियस पर। और मान लो रेफ्रिजरेटर पे कर रहे हैं, मतलब फ्रिज पे कर रहे हैं, जो फ्रिज है तो वो कितने पे करते हैं? तो 4 से लेकर 7 डिग्री, मतलब रेफ्रिजरेटर, ये बीएचयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो फ्रिज होता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है हमारे घरों में, उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो 4 से 7 होता है। ठीक है, ये 2 हो गया। और मान लो हमें क्या करना है? पोटैटो स्टोर करना है। पोटैटो मतलब आलू को स्टोर करना है। अरे कहाँ जा रहा है? ठीक है, अगर हमें क्या करना है? आलू को स्टोर करना है, समझ जाना। ये हमने बोला कूलर स्टोरेज, ठीक है, तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस पे करना है। और हमें रेफ्रिजरेशन में करना है, अगर रेफ्रिजरेशन में करना है, रेफ्रिजरेटर में करना है तो उसका टेम्परेचर 4 से 7 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हमें क्या करना है? पोटैटो को क्या करना है?
भंडारित करना है लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसको हम करते हैं लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और अगर पोटैटो को हम स्टोर कर रहे हैं, आलू को स्टोर कर रहे हैं, भंडारित कर रहे हैं फॉर सीड पर्पज, सीड के लिए, तो वो लगभग हम करते हैं 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। कितना? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। ये स्टोरेज की बात हो गई। इससे क्या होता है, हम लंबे समय तक रखते हैं। पोटैटो को हमने पढ़ा है, आलू को हम कोल्ड स्टोरेज में क्यों रखते हैं, क्योंकि लंबे समय तक हम उसको यूज़ कर सकें, या लंबे समय तक ऑफ सीजन में भी हम पोटैटो को ले सकें। तो इसके जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर ये लंबे समय तक रह सकती है, तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने फलों में पढ़ा था, मैं और भी चीज़ें बता दूँ। जैसे हमने पढ़ा था कि जितने भी ट्रॉपिकल है, फिर क्या है, सब ट्रॉपिकल है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल है और टेम्परेट है। तो इसमें मैंने बताया था लगभग इसको हम स्टोर करते हैं 8 से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये लंबे समय तक स्टोर रह सकते हैं। इसको बोला था, इसको अगर 5 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो ये भी लंबे समय तक स्टोर रह सकते हैं, और इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है ताकि ये लंबे समय तक स्टोर रह सकते हैं। तो ये टेम्परेचर भी मैटर, सारे क्रॉप का टेम्परेचर हमने पढ़ा है, तो आपको याद होना चाहिए। अगर जरूरी नहीं कि आपको पोटैटो को पूछा जाए या रेफ्रिजरेटर या कूलर टेम्परेचर पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि अगर मान लो आम को लंबे समय तक स्टोर करना है तो कितना इसका टेम्परेचर होना चाहिए, तो 13 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, है ना। पपाया, बनाना की बात करें तो 13 डिग्री होना चाहिए, अमरूद की बात करें तो 8 से 10 डिग्री होना चाहिए। तो ये सारे टेम्परेचर हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। अंगूर की बात करें तो अंगूर में मैंने बताया था, अंगूर आता है सब ट्रॉपिकल में, लेकिन इसको 0 से 1 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करते हैं, ठीक। तो ये टेम्परेचर सारे हो गए यहाँ पे। अब टेम्परेचर के बाद यहाँ पे क्या चाहती है, क्राई प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट जो है चौथा बात करें तो होता है क्राई प्रिजर्वेशन। शीतलक बोल सकते हैं इसको, अति शीतलक बोल सकते हैं। तो क्राई प्रिजर्वेशन 2 में रखा जाता है। एक तो रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है, एक रखा जाता है किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन, ठीक है, तरल नाइट्रोजन। इसमें कितना, -196 डिग्री सेल्सियस ये पूछा जाता है, ये टेम्परेचर पूछा जाता है कि लिक्विड नाइट्रोजन में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना रखा जाता है, तो -196 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में रखा जाता है, CO2 में, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना, -43 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड में रखना है तो 43 डिग्री। अब इसके बाद जो आता है नेक्स्ट हमारा, वो होता है ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है। कुल मिला के बात क्या है, सुखाना। अब फलों को क्या करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। अब सुखाने के लिए कई सारी चीज़ें हैं। क्या है सुखाने के लिए, क्या कर सकते हो, उसको हीट दे सकते हो, उष्मा दे सकते हो, ठीक है। अगर मान लो हम क्या करते हैं, हमें कभी बाल सुखाने के लिए ड्रायर का यूज़ करते हैं ना, ऐसे गर्म हवा का ड्राइंग करते हैं, जिससे हमारे बाल सूख जाते, गीले होते हैं नहाने के बाद। तो बात वही है, ड्राइंग मतलब क्या करेंगे यहाँ पे, मॉइस्चर को रिमूव करना। हमारे बाल गीले तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे बालों में नमी है, पानी है, उसको रिमूव कर रहे हैं। कैसे, हीट दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी फल और सब्जी में हम क्या कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, ठीक है। जैसे किसमें करते हैं, एग्जांपल किशमिश में, किशमिश, ठीक है। अंगूर को हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, जिससे क्या होता है, उसके अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल जाता है और वो किशमिश बन जाती है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उष्मा देकर क्या कर रहे हैं, नमी को हटा रहे हैं, ठीक है। तो उष्मा के द्वारा नमी को हटाना, ठीक है, किसमें करते हैं, तो किशमिश में। किशमिश बनाने के लिए यही प्रयोग किया जाता है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या, करिंग। इसे तो पहला पॉइंट हो गया। इसमें दूसरा आता है क्यूरिंग, ठीक है। क्या आता है, क्यूरिंग कर देते हैं। क्यूरिंग का मतलब ही क्या होता है, हाई टेम्परेचर, इसको हाई टेम्परेचर पर रख देते हैं। हाई टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, हाई टेम्परेचर और आर्द्रता में इसको रख देते हैं। धूप में रख देंगे तो सूख जाएगा, है ना, क्यूरिंग बोलते हैं। जैसे टी के अंदर चाय की पत्तियां सुखाने के लिए करिंग करते हैं, टोबैको के अंदर पत्तियां सुखाने के लिए क्यूरिंग करते हैं। तो ये 2 प्रोसेस है। क्यूरिंग मतलब क्या होता है, उसको ड्राई करना, सुखाना, पत्तियों को सुखाना, या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्राई जो वेजिटेबल एंड फ्रूट है उनको सुखाना, ताकि उसके अंदर जो नमी है वो खत्म हो जाए। तीसरा इसमें करते हैं डीग्रीनिंग। ठीक है। अब डीग्रीनिंग का मतलब होता है कि वो हरा है तो उसका हरापन हटाना। डी मतलब होता है हटाना, और ग्रीनिंग का मतलब होता है हरापन, ठीक है। तो हरापन, ग्रीनिंग मतलब हराना। कैसे इसको हटाएंगे, तो यहाँ पर टेम्परेचर रखा जाता है कितना,
27 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखी जाती है 85 to 90%। और क्या यूज़ करते हैं, इथिलीन। क्या यूज़ करते हैं, इथिलीन। अब सीधी सी बात, इथिलीन क्या करते हैं, कितना, @20 ppm पार्ट्स पर मिलियन। इथिलीन क्या काम करता है, फलों को पकाने वाली गैस है। अब सीधी सी बात, कोई हरा है, पकने के बाद पीला पड़ जाता है, लाल पड़ जाता है, तो इथिलीन का यूज़ करेंगे डिग्रीनिंग के लिए, ठीक है, डिग्रीनिंग के लिए, ठीक। तो ये हो गया अपना ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। क्लियर है, क्या हो गया ये, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। ड्राइंग और डिहाइड्रेशन के बाद हम समझेंगे यहाँ पे हम करेंगे कि अब प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, प्रिजर्वेशन बाय केमिकल्स। अब यहाँ पे जो प्रिजर्वेशन हम करेंगे वो किसके द्वारा, बाय केमिकल्स के द्वारा। प्रिजर्वेशन बाय केमिकल का भी यूज़ कर सकते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ऑस्मोसिस, या मैं प्रिजर्वेशन बोल दूँ तो सोडियम बेंजोइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सोडियम बेंजोइट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो सोडियम बेंजोइट कितना यूज़ करते हैं, सोडियम बेंजोइट यहाँ पे यूज़ करते हैं अपन @500 ppm, सॉरी @700 ppm। 700 ppm हम यूज़ करते हैं, कितना ppm, मतलब 0.07% यहाँ पर सोडियम बेंजोइट यूज़ कर जाते हैं। सोडियम बेंजोइट के अंदर क्या होता है, जो क्या करता है, प्रिजर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो याद रखना, बेंजोइक एसिड, इसमें क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक अम्ल होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। और ये यूज्ड फॉर कलर फूड, जो कलर्ड फ्रूट होते हैं उनके लिए यूज होता है, ठीक है, रंगीन फलों के लिए, जैसे कि क्या हो गया, सॉस, केचप, इनके प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल किया जाता है क्या, बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये भी ध्यान रखना। बेंजोइक एसिड किस प्रिंसिपल पर काम करता है, बेंजोइक एसिड जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो बेंजोइक एसिड किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बहुत जरूरी है कि ये किसकी ग्रोथ को रोकता है ना। ये मान लो ये प्रिजर्वेटिव के लिए यूज तो कर रहे हैं, इसमें बेंजोइक एसिड होता है जो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इसको प्रिजर्व करने के लिए, किनको, जैसे सॉस हो गया, केचप हो गया, इनको लंबे समय तक स्टोर करता है। तो इसमें किस प्रिंसिपल काम करता है, ये करता है टू चेक द ग्रोथ ऑफ ईस्ट। जो खमीर होता है, ईस्ट होता है, जिसको हिंदी में खमीर बोलते हैं, इसकी ग्रोथ को ये रोकता है, ईस्ट की ग्रोथ को ये रोकता है, ठीक है। दूसरा जो प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं यहाँ पे, दूसरा प्रिजर्वेटिव जो होता है KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ये यूज करते हैं, कितना, @500 ppm पार्ट्स पर मिलियन। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में 0.05% हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 ppm बराबर क्या होता है, 1 ppm बराबर 1/10,000वां भाग, कितना, 10,000 भाग। अब 500 में 10,000 का भाग दे दो, ठीक है, एक शून्य से एक शून्य गई, 100 है तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है, 100 है तो 0.05, इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो परसेंटेज में हम कन्वर्ट किया ppm को, तो 10,000 का भाग दे दिया, ठीक। अब इसमें क्या होता है, सोडियम डाइसल्फाइड, सोडियम डाइसल्फाइड SO2 होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। सोडियम डाइसल्फाइड होता है, SO2 होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। और ये यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर कलरलेस फ्रूट के लिए, ठीक है, रंगहीन फलों के लिए, रंगहीन फलों के जूस, रस के लिए। जो रंगीन फलों के नहीं है, फल तो सारे रंगीन ही होते हैं, लेकिन ऐसा फलों का जूस जो क्या होता है, रंगीन होता है, जैसे शरबत बात करते हैं, नींबू का रस बात करते हैं, जो रंगीन है, इनमें क्या होता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये जो है किसकी ग्रोथ को रोकता है, टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। तो याद रखना, पोटेशियम मेटाबाइस जो है वो जीवाणु और कवक की ग्रोथ को रोकता है। याद रखना, जीवाणु और कवक की ग्रोथ को रोकने का काम करता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। और सोडियम बेंजोएट किसकी ग्रोथ को, ईस्ट की ग्रोथ, खमीर की ग्रोथ को रोकने का काम करता है, ठीक है। और बात करें तो इसमें क्या होता है, सिरका, जिसको हम क्या बोलते हैं, विनेगर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड,
क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल होता है इसके अंदर, एसिटिक अम्ल होता है। कितना परसेंट होता है एसिटिक अम्ल, वो होता है 4 से 6%। लेकिन खाद्य पदार्थों में, फूड मटेरियल में कितना यूज़ करते हैं, फूड मटेरियल में सिरका कितना 2 से 3% यूज़ किया जाता है फॉर लंबे समय तक। याद रखना, खाद्य पदार्थों में बात करें तो कितना 2 से 3% इस्तेमाल किया जाता है। सिरका के अंदर, विनेगर के अंदर एसिटिक अम्ल कितना होता है, 4 से 6%। लेकिन अगर जो फूड पदार्थ है, जो खाने वाले पदार्थ हैं, उनके अंदर हम सिरका कितना डालते हैं, 2 से 3%, ताकि उसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे आम हो, अचार हो गया, केचप हो गया, सॉस हो गया, इनके अंदर सिरका डाला जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे बाई शुगर। ठीक है, बाई शुगर का जो कॉन्सेप्ट है ना, बाई शुगर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये हम यूज़ कर सकते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू। मतलब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, चौथा जो आएगा वो प्रिजर्वेशन जो है ऑस्मोसिस के थ्रू हो सकता है, परासरण के थ्रू, परासरण के थ्रू। परासरण के थ्रू कैसे, जैसे कि उसमें हम क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जाते हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन शुगर हम यूज़ करते हैं कितना, लगभग 65% या मोर, इससे भी ज़्यादा। जैसे कि हम बात करें जेम में हम कितना यूज़ करते हैं, 68% शुगर यूज़ करते हैं। जेली में कितना यूज़ करते हैं, 65% यूज़ करते हैं। काय के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। जैसे कि हम साल्ट भी यूज़ करते हैं, नमक है ना, साल्ट यूज़ कर सकते हैं। साल्ट कितना, लगभग 15 से 25% यूज़ करते हैं। लेकिन हम किस में, पिकल की बात करें, अचार में कितना परसेंट यूज़ करते हैं, लगभग 15% साल्ट यूज़ कर सकते हैं। ये सारे IMP क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे जेम जेली सारा। लेकिन शुगर कंसंट्रेशन लगभग 65% रखते हैं, साल्ट का 15 से 25%, नमक के अंदर और अचार के अंदर हम 15% यूज़ करते हैं। क्लियर है, तो ये शुगर की बात हो गई। तो ये सारा केमिकल के थ्रू हो गया। केमिकल के बाद जो है ना, इसके अंदर हम केमिकल के बाद हम CO2 का भी यूज़ करते हैं। जो भी है छठी सातवीं मेथड जो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ हम करते हैं बोटलिंग में, है ना। जो बोटलिंग मतलब जो बोतल होती है हमारी, बोतल, उसके अंदर। ठीक, बोतल में कहाँ पर कितना करते हैं, तो लगभग 1 to 8 ग्राम यूज़ करते हैं, 1 to 8 ग्राम। जैसे कि हमने बोला ना, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, इनके अंदर क्या भर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है। क्यों, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव का काम करती है, लंबे समय तक जो है उसको संरक्षित रखने का काम करती है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है मामला। अब हम बात करते हैं फर्मेंटेशन। नेक्स्ट जो मेथड है वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन भी प्रिजर्वेटिव का काम करेगी। फर्मेंटेशन का काम करती है, आपने काफ़ी सारे लोग इसका इस्तेमाल भी करते होंगे। फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है, किण्वन बोल सकते हैं हिंदी में, किण्वन या फर्मेंटेशन। इसमें होता क्या है, इसमें जो शराब वगैरह, दारू वगैरह, जो वाइन बनाई जाती है, इसमें फर्मेंटेशन ही किया जाता है। इसलिए वो लंबे समय तक, जितना ज़्यादा फर्मेंटेशन होगा, जितनी पुरानी दारू होगी उतनी अच्छी होती है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है। इसमें हम क्या बोलते हैं, ईस्ट, मतलब जो खमीर है, खमीर, इसकी प्रेजेंस में, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में क्या कराते हैं, प्रोसेस करवाते हैं। तो ये किसमें बदल जाता है, C2H5OH, किसमें, एल्कोहल में बदल जाता है। और क्या निकल जाती है, हीट, उष्मा निकल जाती है। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, ग्रेप वाइन बनता है, सीडार बनता है, जो किससे बनाया जाता है, एप्पल से बनाया जाता है, और ग्रेप से ग्रेप वाइन बनाई जाती है। तो फर्मेंटेशन से क्या होता है, जो फर्मेंटेशन में हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, एसिटिक अम्ल की। तो एसिटिक अम्ल में क्या बन गया हमारा, ग्रेप वाइन या सीडार बन गया। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसको हमने क्या बोला, ये जो ग्रेप वाइन बनती है, किसका एग्जाम्पल है, एल्कोहलिक किण्वन का ये एग्जाम्पल है, याद रखना। ग्रेप वाइन और सीडार किसका एग्जाम्पल है, एल्कोहलिक किण्वन का एग्जाम्पल है। इसी के अंदर आता है एसिटिक फर्मेंटेशन, एसिटिक किण्वन बोल सकते हो आप, एसिटिक किण्वन। इसमें क्या होता है, जब इसका फिर से करवाते हैं, इस एल्कोहल का किसके साथ करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ फिर से अगर प्रोसेस करवाते हैं, तो ये एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। एसिटिक अम्ल मतलब किसमें, सिरका में। इससे क्या बन जाता है, सिरका, विनेगर बन जाता है, याद रखना, विनेगर बन जाता है, जो कितना होता है, 4 से 6% इसमें एसिटिक अम्ल होता है। और इसमें बैक्टीरिया क्या काम करता है, एसिडोबैक्टर। बैक्टीरिया कौन सा काम करता है,
बैक्टीरिया यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो सिरका बनाना कौन सी कडविन की प्रोसेस है? एसिडिक फर्मेंटेशन होता है। उसमें क्या होता है? एल्कोहल से क्या बन जाता है? विनेगर बन जाता है, जिसमें 4-6% क्या होता है? सिरका होता है या विनेगर होता है। और कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? एसिडोबैक्टर काम करता है। इसके अंदर जैसे हम बात करते हैं लैक्टिक किडवन बोल सकते हैं, किडवन। इसमें क्या होता है? लैक्टोबैसिलस क्या काम करता है? बैक्टीरिया काम करता है, लैक्टोबैसिलस। और यह क्या काम करता है? मिल्क को किस में बदल देता है? कर्ड में। मिल्क को कर्ड में बदल देता है। ठीक है, दूध को दही में बदल देता है। तो ये क्या होता है? लैक्टिक प्रोसेस है। लैक्टिक भी किसकी प्रेजेंस में? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, दूध से दही का बनना। ठीक, ये हो गया। फर्मेंटेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है 8 नंबर की, एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज होता है विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जैसे इसलिए बोला जाता है कि जो टोमेटो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। अब यह एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नहीं होना, ऑक्सीकरण नहीं होना। ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकता है ये। विटामिन सी हो गया, टमाटर हो गया, जिसमें जैसे हमारा सिट्रस अम्ल हो गया, ये क्या होते हैं? ऑक्सीकरण जो होता है उसको रोकता है, ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन सबसे खतरनाक जो है तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? सबसे खतरनाक तत्व है, जिससे भी संपर्क में आता है उसको जला देता है। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग कब लगेगी? जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में, हवा के संपर्क में आता है। ठीक है, इसके लिए उसके ऊपर पुताई कर देते हैं। डायरेक्ट अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो उस पर जंग लग जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जलाने का काम करता है। इसलिए यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा कौन? विटामिन सी। और या टोमेटो जिसको हम बोलते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। दूसरा जो है और बात करें तो यहाँ पर एंटी एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंटी एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी होती है। एंटी एंजाइमेटिक एक्टिविटी मतलब सन का डायरेक्ट अगर संपर्क में आएगा तो उसमें क्या होगा? एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो जाती है। और जैसे कि इसके लिए हम क्या करते हैं? ब्लांचिंग करते हैं। ब्लांचिंग इन कॉलीफ्लावर। ब्लांचिंग इन कॉलीफ्लावर क्यों करते हैं? ताकि हम उसमें जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ है, एंटी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ है, उनको रोका जा सके। ताकि ब्लांचिंग हम करते हैं कॉलीफ्लावर इसलिए क्योंकि क्या हो, उसके अंदर उसकी क्वालिटी खराब ना हो, वो पीला ना पड़े और उसमें कॉम्पैक्टनेस जो है बनी रहे। ठीक है, ये यूज़ करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये सारी क्या था? प्रिजर्वेशन के काम आती हैं, उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के काम आती है, लंबे समय तक स्टोर करने का काम आती है। ठीक, एक लास्ट वन और लिख लो, रेडिएशन, विकिरण। ये भी क्या करते हैं? इसमें हम यूज़ करते हैं गामा किरण का। किसके लिए? स्टोरेज के लिए, भंडारण के लिए। जैसे हम भंडारण में MH का यूज़ करते हैं, मैलिक हाइड्रोजाइड का, जैसे पोटैटो और ओनियन के भंडारण के लिए। वैसे गामा किरणों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है उसके स्प्राउट को, उसके अंकुरण को रोकने के लिए। स्टोरेज में गामा किरणों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसको लंबे समय तक, प्रिजर्वेशन का मतलब यही है, उसको इस तरीके से रखना ताकि हम लंबे समय तक उसकी क्वालिटी खराब किए बिना उसको लंबे समय तक रख सके। तो ये सारी जो प्रोसेस हमने पढ़ी है ना, इसका या प्रिजर्वेशन पढ़ा हमने, केमिकल के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, एंटीऑक्सीडेंट के थ्रू, इन सब के थ्रू क्या कर रहे हैं हम? उसको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए ही ये सारी चीज़ें होती हैं। शुगर मिला रहे हैं, उसके अंदर साल्ट मिला रहे हैं, हम सिरका मिला रहे हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या था? प्रिजर्वेशन कैसे करना है, कि इन सब चीज़ों की ये सारी बातें। अगला हम पढ़ेंगे डिब्बाबंदी, कैनिंग के बारे में, उसके बाद जेम, जेली और इन सब के बारे में, और किससे क्या चीज़ बनती है। लगभग 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।